हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक जो हमारे समक्ष आया है नेहरू मॉडल, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम नेहरू मॉडल और गांधी जी का विकास मॉडल के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो है MA सोशियोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट जो है इसका कोड है SOCR 413। किताब है विकास का समाजशास्त्र एंड सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। हम चैप्टर जो कर रहे हैं वह है विश्व व्यापारीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। इसी के अंतर्गत हमारा जो यहाँ पर आया है वो आया है नेहरू मॉडल और गांधी विकास मॉडल। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात पहले करें नेहरू मॉडल की तो ये बात मैं आपको साफ कर दूं कि गांधी जी और नेहरू जी ने जो है अपनी विकास नीतियों का अनुसरण किया और जर्नल सी बात है इस बात का अनुसरण जो है नेहरू जी ने 100% किया, यानी पंचवर्षीय योजना जो है भारत में लागू किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। अगर देखा जाए नेहरू मॉडल की हम बात करें तो कहते हैं भारत में निवेश करते समय नेहरू मॉडल को अपनाने के लिए अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर यत्न किए हैं। यानी जो नेहरू जी ने मॉडल दिया है उसका जो है समय समय पर मार्गदर्शन भारत के लोगों को किया गया है और उन्होंने हमेशा ही अर्थशास्त्रियों ने उनके मॉडलों को जो है प्रयोग करने के लिए सदैव अग्रसर रहे हैं। इस मॉडल के अनुसार देश में बड़े पैमानों को उद्योग को स्थापित करना चाहिए। उनका विचारधारा था नेहरू जी का कि भारत में अधिक अमाउंट में यानी सबसे बड़ी संख्या में उद्योगों का विकास किया जाए। जर्नल सी बात है, उद्योग रहेगा तो लोगों के लिए रोजगार और रोटी प्राप्त होता रहेगा, जिससे विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम हो जाती है। देखिए ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत अगर देखा जाए तो विकास क्यों नहीं कर रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं यही बात आती है कि भारत जो है औद्योगिकरण की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। जर्नल सी बात देखिए, अगर औद्योगिक आप देखोगे तो आपको शहरों में ही नज़र आती है और गांव क्षेत्रों में नहीं आती है। तो सबके सब लोग जो है पलायन किसकी तरफ कर जाते हैं, शहरों की तरफ कर जाते हैं और यहाँ पर जो है बस्तियाँ बना लेते हैं, गंदे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। तो जर्नल सी बात है इसके देश का जो है रिप्रेजेंटेशन भी ठीक नहीं लगती है। अगर सरकार इस बात पे जोर दे, अगर इसको गाँव में भी इंडस्ट्री खोल दिया जाए तो जर्नल सी बात है जो माइग्रेशन हो रही है लोगों की वो शायद रुक जाए और इससे देश भी विकास करेगा। क्योंकि आपको पता है कि देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक भारत में गरीबी रहती है। ठीक है, आज कहीं भी चले जाओ तो हमें जो है गरीबी देशों के रूप में ही जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हो गरीबों को लोगों को फ़ोटो खींच के विदेश में ले जाते हैं और अपने देश के जो है नाम को बदनाम कर रहे होते हैं। तो गांधी जी और नेहरू जी इसी बातों को वकालत कर रहे थे कि जितना हो सके औद्योगिकरण का जो है विकास किया जाए, जिससे विदेशी पूंजी निर्भर कम हो जाती है। जैसे हम विदेशी चीज़ों पर हम निर्भर हैं वो कम जाती है। और आजकल के लोगों को भी पता है कि हमारी देसी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं और विदेशी चीज़ों पर जो है बहुत काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। तो जर्नल सी बात है, अगर आप विदेशी चीज़ों का खुरजोर अगर उपयोग करोगे तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है कमज़ोर पड़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि नीति न सिर्फ देश की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ठीक होती है बल्कि इसे ऐसा आधार बन जाता है जिससे देश की सुरक्षा आसानी से की जा सकती है। जर्नल सी बात है, अगर आप औद्योगिक तौर पर अगर मजबूत होते हो तो हर देश आप की तरफ ही निर्भर रहती है। जर्नल सी बात है, जिससे आपको पता है कि अधिक अच्छा संबंध हमारा भारत के जो है कोरोना वायरस के समय बना, क्योंकि भारत ने कोरोना वायरस के समय हर लोगों को जो है हर देशों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, साथ भी दिया और भारत जो है काफ़ी सराहनीय गया। अखबारों में न्यूज़ों में काफ़ी भारत की तारीफ भी हुई। तो जर्नल सी बात था कि हमारे पास उस दवाई बनाने का, यानी देखा जाए तो जो मलेरिया होती है उसकी दवाई बनाने की बहुत बड़ी तकनीक थी जिसे हमने बहुत ही बखूबी इस्तेमाल किया और सभी देशों को सुरक्षा भी प्रदान किया। तो इससे ये होता है ना कि अगर आप किसी को हेल्प करते हो, किसी को मदद करते हो तो जर्नल सी बात है वो आप पे कभी उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि आपने कभी उसकी हेल्प कर रखी थी। तो यही यहाँ पर बात बताई गई है कि अगर नीतियाँ न सिर्फ देश की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करती है बाकी देखा जाए तो इसका सुरक्षा भी निर्धारित करती है। सुरक्षा भी जो है आसानी से की जा सकती है। विशेष तौर पर भारत में दूसरी योजना के बाद मुश्किल का समय पैदा हो गया था, जब आपको पता ही होगा 1962 और 65 में लड़ाइयों के बाद भारत में आर्थिक संकट पैदा हो गया था। क्योंकि देखा जाए तो हम
1962 में जो है चीनों के साथ युद्ध किया। उसके बाद आपको पता ही है चीन के बाद जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध हुई। तो इन युद्धों के कारण जो था भारत की जो है काफ़ी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा सी गई और काफ़ी आर्थिक संकट पैदा हो गया भारत में। इसलिए विकास संबंधी बहुत सारी मुश्किलों का भारत को सामना करना पड़ा। ये बहुत ही दुष्कर्म समय था जहाँ पर भारत को उबरना था। कहते हैं हमारा 5 वर्षीय योजना सफल हो जाती अगर 2 जो है बड़े बड़े युद्ध नहीं लड़ना पड़ता, क्योंकि हम इस समय आज़ादी के दौर से ही गुजर रहे थे। कुछ ही साल आज़ादी के हुए भी थे और इसी समय 2 युद्ध हो जाना काफ़ी मुश्किल था। कहते हैं तीसरी योजना के बाद आर्थिक संकट पैदा हुआ, इसलिए भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनाज पैदा करने की ज़रूरत थी। इसलिए महालनोबिस मॉडल और नेहरू मॉडल में त्रुटियां नजर आने लगी, क्योंकि जनरल सी बात है, हम जो विचारधारा लेके आगे बढ़ रहे थे वो नहीं उतरा उस विचारधाराओं पे। जैसे कि हमने महालनोबिस मॉडल को पढ़ा और नेहरू मॉडल के बारे में जाना, वो दोनों आगे चल के त्रुटियाँ का सामना करना पड़ा। रीजन्स ये था कि हमने 2 युद्धों का सामना किया और जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई वो विफल हो गया। इसमें जो है साफ शब्दों में जो है कहना था, प्रोफेसर G.S. भल्ला ने कहा था साफ शब्दों में कि अर्थव्यवस्था का गरीब में होने का मुख्य कारण विकास की दर कम होना है। देखिए, अर्थव्यवस्था का गरीबी में होना जनरली देखा जाए तो विकास की दर में कमी होना है, देश का धन थोड़े से हाथों में केंद्रित होना। अब इस बात को यहाँ पर प्रोफेसर G.S. भल्ला ने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बोला और आज भी देखा जाए तो कुछ हद तक यही हो रहा है। आज देखा जाए तो भारत में जितने भी धन है वो 1-2 व्यक्तियों के हाथों में ही सिमटा हुआ है या कुछ लोगों के हाथों में है और आधे से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही है। और देखा जाए तो 50% में 30% लोग जो हैं मिडिल क्लास के लोग में बिलोंग करते हैं और 20% देखा जाए तो स्टैंडर्ड हैं और उसमें से देखा जाए तो वो उनके हाथों में सारा धन दौलत है। भारत का अगर धन देखा जाए तो इक्का दुक्का हाथों में ही केंद्रित है और इस तरह से जो है भारत का विकास संभव होना बहुत ही दुष्कर्म कार्य है। और मैं साफ शब्दों में कह दूं कि जिन व्यक्तियों के हाथों में भारत का धन केंद्रित है वो सारे के सारे धन जो है विदेशों में ही निवेश हो रहे हैं। अब जनरल सी बात मैं यहाँ बता दूं कि अगर भारत के धन अगर विदेशों में अगर आप निवेश करते हो तो भारत इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था गिर जाती है, क्योंकि आपने एक बात जाना होगा कि जितने हमारे विदेशी मुद्रा हमारे भारत में आता है उतना जो है भारत के जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन अगर भारत का जो है पैसा दूसरे देशों में जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था गिरता है। और जिन व्यक्तियों के हाथों में ये धन केंद्रित है वो भारत का विकास नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी जो है सपनों का महल विदेशों में रखना चाहते हैं। जो वो सपनों के महल बना रहे होते हैं वो विदेशों में बना रहे होते हैं और वहाँ पर जो है अपना भारतीय करेंसी का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो जनरल सी बात है कि भारत की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था गिरेगा। आपको तो पता ही होगा कि भारतीय पैसा का डॉलर के साथ अगर आप कंपेयर करोगे, जो भारतीय रुपीस है और जो एक करेंसी है, ठीक है ना, और अगर अमेरिका के डॉलर के साथ कंपेयर करते हो तो आप आज भी 60% डिफरेंस देख सकती हो। तो जनरल सी बात है कि भारत जो है कहाँ तरक्की किया। सरकार अगर आप देखोगे तो ये बोलती है, पीठ ये तबतबाती है कि हमारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर पहुंच गई है, लेकिन जब आप दूसरे जो है करेंसियों के साथ भारतीय करेंसी की तुलना करोगे तब आपको समझ में आएगा कि भारत अभी भी विकसित नहीं हुआ है। इसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही अभी भी वहीं पे है जहाँ पर पहले थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत का धन जो है कुछ ही हाथों में केंद्रित हो गया है। गांव और शहरों में गरीबी की स्थिति इसलिए परिणाम के तौर पर भारत की आर्थिक नीति आलोचना का पात्र बनी है। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो है भल्ला ने दिए थे कि गांव और शहरों में गरीबी इसलिए परिणाम तौर पर भारत की आर्थिक नीति को आलोचना का पात्र बनी है, क्योंकि सारे के सारे गरीबी जो है भारत में सिमट सी गई है और इन्हीं कारण से आर्थिक नीति जो है आलोचना का पात्र हुआ है। यानी देखा जाए इट इज़ देयर फॉर अ कंसिक्वेंस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिकल दैट
बेसिस 12 ऑफ द इंडियन डिपेंडेंट इज कम अंडर फेरस अटैक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि नेहरू मॉडल में बहुत सारी त्रुटियां नज़र आने लगी, क्योंकि भारत में योजनाओं का असफलता के कारण 40% के गरीबी लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब देखिए, ये आंकड़ा कम 1960 के आसपास है कि 40% जो है लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर आज हम 2023 की बात करें, ठीक है, 2023 की बात करें, तो आज भी ये आंकड़ा इतने के ही बरकरार है, यानी 40% के आसपास ही है। तो भारत कहाँ तरक्की की, आप समझ सकते हो कि सरकार जो आईना दिखा रही होती है, वास्तविकता में वो आईना गलत है। मैंने दूसरे की जो है रिसर्च मारा, मैंने देखा कि आज भी भारत में जो है 40% तो ऊपर गरीबी रेखा के लोग रह रहे हैं। अब समझिए, जब भारत आज़ाद था उस समय भी 40% थी और आज 40% से अधिक है। तो जर्नल सी बात है कि भारत और भी गरीब होता चला जा रहा है। भारत की विकास नीतियों को देखते हुए महसूस उल हक ने ठीक ही कहा था, यानी भारत की जो हालत थी, जो विकास नीति थी, उसमें उल हक ने अपने साफ शब्दों में कहा था कि लोग ट्रैक्टरों का उपयोग नहीं कर सकते। द पीपल कुड नॉट बी ईट अ ट्रैक्टर, यानी पीपल कुड नॉट बी ईट अ ट्रैक्टर। और इसलिए डॉक्टर J.D. सेडी ने भी जो है नेहरू मॉडल संबंधी अपने विचार प्रकट करते हुए समय कहा कि जब 1964 में नेहरू ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने गांधी को फेल कर दिया, तो ये बहुत देर हो चुकी थी। जब नेहरू जी ने बात कहा कि उन्होंने गांधी जी को फेल कर दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ भारतीय मार्क्सवादी, जिन्होंने गांधी और पूंजीवादी के अलग ढांचा निर्माण करने का प्रयत्न किया, तो ऐसे समय भारत के व्यापारियों को तेज़ी से विकास किया, जिससे गरीबी और असमानता में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप 1970 में जनता सरकार ने गांधी समाजवादी मॉडल को अपनाया। यानी देखा जाए तो 1970 में जो जनता पार्टी ने, यानी जनता सरकार ने गांधी समाजवादी मॉडल का जो है अपनाया। अब यहाँ पर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि गांधी मॉडल था क्या, गांधी का विकास मॉडल किस प्रकार की थी। चलिए देखें गांधी का विकास मॉडल। आगे जो हमारे समक्ष आ गया कि गांधी का विकास मॉडल काफ़ी महत्वपूर्ण है। गांधी का विकास मॉडल देखिए, महात्मा गांधी पेशेवर अर्थशास्त्री नहीं थे, जैसे आपको पता ही होगा वो वकील थे। यानी महात्मा गांधी पेशेवर जो है अर्थशास्त्री नहीं थे। उन्होंने आर्थिक विकास के लिए एक सरल मॉडल पेश किया। भारत में कृषि का विकास करने के लिए कुछ नीतियां बताई गई, इसलिए श्री S.N. अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना बनाई, जो कि 1948 में गांधी विकास मॉडल के रूप में छपी गई। यानी देखा जाए तो गांधीवादी योजना का बनाने का श्रेय श्री S.N. अग्रवाल को जाता है, जो 1944 में गांधी योजना बनाई और इसकी जो मॉडल थी 1948 में छापी गई। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य भारतीय लोगों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न करने का सुझाव दिया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी का विचारधारा भी यही था कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है समाज में सम्मान मिले, वो बेरोजगारी से दूर बैठे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। गाँव में रहने वाले 5.5 जो है लाख लोगों की स्थिति को सुधारने का जो है विचार पेश किया गया, ताकि भारत का विकास तेज़ी से किया जा सके। देखिए, महात्मा गांधी के जो विचारधारा थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और दूरदर्शी थी। वो जानते थे कि सबसे अधिक जो है लोग गांव में ही बसते हैं और उनको जो है सही रूल रेगुलेशन दिखाना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए गांधी जी ने इन विचारों को जो है अनुसरण किया। कहते गांधी मॉडल का मुख्य उद्देश्य कृषि से संबंधित सुधार करने से थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये बहुत काफ़ी ज़रूरी भी है। और इस बात को जो है तिरपान स्टडी सेंटर भी मानता है कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। अगर भारत को विकास करना है, भारत को अपनी उस पहुंच तक पहुंचना है जहां इनकी अभिलाषा है, तो कृषि के क्षेत्र में जो है विकास करना है, क्योंकि भारत आपको पता ही है कृषि प्रधान देश कहलाता है। और महात्मा गांधी जी भी इस बात को वकालत करते थे कि कृषि में जो है सुधार किया जाए। और आज के समय देखा जाए तो कृषि योग्य क्षेत्र को ही नष्ट कर दिया गया। तो देखिए आज हम किस राह पे चल रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए आर्थिक योजनाबंदी तैयार की गई ताकि
अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्राप्त किया जा सके। भूमि सुधार करने के लिए कहा गया ताकि जो लोगों के पास उचित आकार और फॉर्म हो सके, देश में अनाज की पैदावार में वृद्धि हो सकेगा। तो जनरल सी बात है कि अगर जिसके पास बड़े आकार में फॉर्म होंगे वहाँ ही पैदावार होगी। लेकिन आज तो आपको पता है कि जो कृषि योग्य भूमि है बहुत ही छोटी हो गई है और ये बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए। कहते हैं इससे हमारी जो उत्पादन में भी काफ़ी गिरावट आई है। गांधी मॉडल में सहकारी खेती के लिए भी सुझाव पेश किया गया। गांधी मॉडल ने कृषि के संबंधी सहायक कार्य जैसे कि सुअर पालन, मुर्गी पालन, डेयरी आदि के विकास के लिए भी यत्न किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम सिर्फ कृषि में ही आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए, हमें मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, डेयरी, सुअर पालन, इस प्रकार के बहुत से ऐसे पालन हैं जिसमें आत्मनिर्भर होने की हमें आवश्यकता है और ज़रूरत है। छोटे और घरेलू उद्योग के विकास करने के लिए कहा गया, जो कि काफ़ी ज़रूरी था। देखिए, छोटे और घरेलू उद्योग इसका विकास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अंग्रेज़ भारत में थे तो उसका एक ही उद्देश्य था कि छोटे उद्योगों को नष्ट करना। छोटे उद्योगों को इसलिए नष्ट करना चाहते थे क्योंकि उनको बड़े उद्योगों का जो है लाभ उठाना था। तो अंग्रेज़ों के समय जो है छोटे उद्योग और घरेलू उद्योग को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी ने इस बात को वकालत की कि हमें छोटे और घरेलू उद्योग का विकास करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, तभी जो देश आत्मनिर्भर प्राप्त कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो प्रत्येक नौजवानों को काम पे लगाना है। कहते हैं इसलिए गांधी जी ने चरखा चलाना और कपड़े बुनना महत्वपूर्ण माना गया ताकि खादी की सहायता से कपड़े का निर्माण किया जा सके। जैसे कि उन्होंने कहा भी था, उन्होंने साफ कहा था कि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी रोटी खुद बनाते हैं, उसी तरह अपने लिए खेती और कपड़ा भी बनाना चाहिए। यदि ज़्यादा पैदावार हो जाती है तो उसको बेच भी जा सकता है। और इस प्रकार गांधी जी योजनाओं में आत्मनिर्भर गांव का विचार भी किया करते थे, क्योंकि जनरल सी बात है दोस्तों, जब तक हमारा गांव आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक जो है शहरों पर से बोझ नहीं हट पाएगा। क्योंकि गाँव में अगर हम सुविधाओं का भरमार कर दें तो जो है शहरों में जो प्रदूषण हुआ है वो भी कम जाएगा। तो गांधी जी यहाँ पर बहुत दूर की सोच रहे थे। गांधीवादी नीतियों में स्वदेशी और राष्ट्रीयता की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया, जो कि आत्मनिर्भर पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी था। देखिए, स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और देखा जाए तो भारत में ऐसे बहुत से वस्तु है जो विदेशों से मंगवाई जाती है, जो बहुत बड़ी समस्या है, भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और हम आज भी उन्हीं चीज़ों से जो है जूझ रहे हैं। कहते हैं इस मॉडल में बड़े पैमाने से उद्योग को की तरफ जो है तरजीह दी गई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं जो है गांधी मॉडल में आरंभिक और आधारभूत उद्योग को बजाय छोटे पैमाने के उद्योग को विकसित करने का विचार दिया गया। देखिए, छोटे उद्योग की तरफ गांधी जी इसलिए वकालत कर रहे थे, बार बार कह रहे थे, कि कारण यही था कि बड़े उद्योग से बड़े बड़े कंपनियों और लोगों को फ़ायदा होती है और इसमें मालिक एक होता है, बाकी सब के सब क्या होते हैं, जनरल से बात है, एम्प्लॉयज़ होते हैं। लेकिन जब आप छोटे छोटे उद्योग स्वयं ही बनाते हो तो मालिक भी आप स्वयं होते हो और आपके जितने भी आप कमाते हो वो भी आपका होता है। तो इससे आप स्वयं ही आत्मनिर्भर हो जाते हो और सेल्फ रिलायंस होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत में पूंजी निर्माण कम होने के कारण छोटे पैमाने के उद्योग विकसित करने आसान थे और जनरल सी बात है, उस समय पूंजी का भी बहुत अभाव था, इसलिए छोटे छोटे उद्योग बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इस उद्देश्य के लिए जो है कुछ विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। चलिए देखते हैं वो विचार कौन कौन से थे। इसके अंतर्गत पहला बात यही थी कि विकासवादी, देखा जाए तो विकासवादी योजनाबंद का मुख्य उद्देश्य रोजगार में वृद्धि करना रखा गया था। यानी विकासवादी योजनाबंदी का मुख्य उद्देश्य रोजगार में वृद्धि करने का रखा गया था और देश में गरीबी, बेरोजगारी और असमानताओं का हल छोटे उद्योग स्थापित करके किया जा सकता था। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि विकासवादी योजनाबंदी का मुख्य उद्देश्य रोजगार में वृद्धि करना था। अगर रोजगार की वृद्धि होगा तो लोग बेरोजगार नहीं बैठेंगे। कहते हैं जो बेरोजगार होते हैं वो उनके दिमाग में कई तरह के जो है गलत गतिविधियां जो है सम्मिलित हो जाती हैं। और देखा जाए तो गरीबी, बेरोजगारी और असमानताओं का हल छोटे छोटे उद्योग स्थापित करके ही किया जा सकता था। आज हमारे देश के नौजवान जो है पढ़ लिख लेते हैं और वो जो होते हैं नौकरियों के तलाश में लगे रहते हैं। जब नौकरियां नहीं मिलती है तो वो गलत कार्यों में जो है लीन हो जाते हैं, जो कि सही नहीं है। कहते हैं पढ़े लिखे का मतलब यही होता है कि आप एक समझदार बनो और अपने कार्य को जो है स्वयं ही करने की कोशिश करो।
ऐसा कार्य करो जिसमें देश की भलाई हो, लोगों की भलाई हो। ऐसा कार्य ना करो कि देश के लिए आप खतरा पैदा कर दो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसे उद्योग का निर्माण किया जाए जहाँ की ज़्यादा पूंजी के स्थान पर ज़्यादा मजदूर काम पर लगाए जा सके। यानी हमें ऐसे उद्योगों का जो है स्थापना करना है जहाँ पर कुछ व्यक्तियों को जो है काम मिल जाए। इससे जो है बेरोजगारी ऑटोमेटिक जो है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आप 5 व्यक्तियों को कार्य देते हो तो जनरल सी बात है 5-5 ऐसे ही कार्य होता रहा तो देश में जो है बेरोजगारी की समस्या सदैव के लिए ख़त्म हो जाएगा। दूसरी पॉइंट यही कहता है कि भारत में बेरोजगारी विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में नज़र आती है। यानी भारत में बेरोजगारी जो है विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में ही नज़र आती है। इसलिए खेतीबाड़ी में रोजगार की सुविधाओं को बढ़ाने का यत्न करने का सुझाव भी दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में बेरोजगारी विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में ही नज़र आती है। इसलिए खेतीबाड़ी को रोजगार की सुविधाओं को बढ़ाने का यत्न करने का सुझाव दिया गया और खेतीबाड़ी में पशुपालन, गोबर गैस प्लांट आदि का काम विस्तार से किया जाए। गाँव में घरेलू उद्योग स्थापित करने के लिए सुझाव दिया गया जिससे भारत की बढ़ रही जनसंख्या को गाँव में ही रोजगार दिया जा सके। मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि जितना अगर लोग गाँव में हैं तो गाँव में ही अगर रहेंगे उतना जो है देश आगे तरक्की करेगा, क्योंकि वो लोग कृषि के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं और बड़े बड़े फैक्ट्रियों में लग जाने की कोशिश करते हैं। इससे देखा जाए तो शहर भी प्रदूषित होती है, प्लस यहाँ की जो ज़मीन है वो भी जो है औद्योगिकरण का शिकार हो जाता है। तो जनरल सी बात, अगर हम गाँव में उद्योग स्थापित करें तो इससे जो है अधिक से अधिक जनसंख्या जो है गाँव में रोजगार मिल जाएगी और वो अपना जीवन जो सुचारू रूप से कार्यरत करने में सफल हो जाएंगी। आगे विकास मॉडल के अंतर्गत जो है गांधी मॉडल के अंतर्गत विकास का गांधी मॉडल छोटे और घरेलू उद्योगों के हक में था। यानी गांधी जी हमेशा जो थे वो छोटे छोटे उद्योगों के हक में थे। इसमें श्री चरण सिंह जो कि गांधी विकास मॉडल के बड़े ही समर्थक थे। यानी श्री चरण सिंह जो थे गांधी मॉडल के बहुत ही अच्छे समर्थक थे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो है दरमियानों या बड़े पैमाने के उद्योग नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि भविष्य में घरेलू और छोटे उद्योग को ही स्थापित किया जाएगा जिनके द्वारा देश में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का पैदावार किया जा सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आत्मनिर्भर बनने के लिए कि अपने देश में जो है इस तरह के उद्योग लगाया जाए और जो हमारे नौजवान जो शहरी की तरफ पलायन करने के लिए अग्रसर हैं उनको गांव में रोका जाए। अगर वो गांव में रोकते हैं तो वो अपने कार्य के साथ जो है अपनी खेतीबाड़ी में भी ध्यान देंगे, जिससे देश में जो है अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन देखा जाए तो आज बड़ी जो है दुर्लभ विडंबना पैदा हो गई है। जो लोग गाँव में हैं वो शहरों की सपना देख रहे हैं और जो शहरों में हैं वो विदेशों की सपना देख रहे हैं। तो हो गया ना विषम जो है कंडीशन। इससे भारत जो है अपने आप को कभी आगे नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि जब तक नौजवानों के साथ नहीं होगा भारत कैसे आगे बढ़ेगा। उसके पश्चात यहाँ पर आता है चौथा पॉइंट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में आमदन और धन का सामान्य विभाजन के लिए भी गांधी मॉडल ज़्यादा उचित माना जाता है, क्योंकि आमदन और जो धन का जो असामान्य वितरण है सामान्य विभाजन के लिए भी बहुत ज़रूरी था। देश में थोड़े से हाथों में धन केंद्रित होने के लिए यह सुझाव दिया गया कि इस प्रकार की विकास नीति जो है में मॉडल गांधी को अपनाने के परिणाम स्वरूप ये तब्दीली लाई गई है। यानी देखा जाए तो गांधी जी इस बात पे साफ जो है नकारते थे कि धन जो है एक दो हाथों में केंद्रित नहीं होना चाहिए, इसका विभाजन जो है प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए, सभी लोगों के लिए होना चाहिए। और जर्नल सी बात है जिस टॉपिक वो अमीर होते ही चले जा रहे हैं। और ये आज का नेक्स्ट समय है। कहते हैं आज हम if you like it then please like share subscribe and share the video as a गरीबी रेखा से नीचे चले जा रहे हैं as a possible। जो अमीर है do not think वो अमीर subscribe and save in your mobile। भारत में जो है इस तरह का जो है ऊंच नीच की भेदभाव और जो है बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर गरीबी देखने को मिलता है वो शायद ख़त्म ना हो पाए, क्योंकि गरीबी ख़त्म तभी होगा जब जो है छोटे छोटे उद्योगों का विकास किया जाएगा, जिससे हर लोग आत्मनिर्भर बन सकें। नेहरू और गांधी के दोनों मॉडलों में कुछ अच्छे गुण भी थे। नेहरू और गांधी के दोनों मॉडल में कुछ अच्छे गुण भी थे, जबकि कुछ कमियां भी थी। देखिए कोई चीज़ बनाई जाती है तो जनरल सी बात है वो फ्यूचर रख के बनाई जाती है, लेकिन फ्यूचर में क्या हो जाए इसकी भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। कि देखा जाए तो नेहरू और गांधी दोनों के मॉडल में बहुत ही अच्छी बातें थी, लेकिन कुछ कमियां थी। कहते कमियां तो होना एक स्वाभाविक बात होता है। इसलिए यदि हम आर्थिक विकास के लिए किसी एक मॉडल का प्रयोग करते हैं तो शायद अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जनरल सी बात है किसी एक मॉडल पर चलने की आवश्यकता है, लेकिन आज तो देखा जाए
आज हम आधुनिक युग में हैं, तो आज आधुनिकता के आड़ में इतनी कुछ हो रही है कि लोग अपनी ही सिक्का चलाने में लगे हुए हैं। वो ना तो गांधी मॉडल को अपनाना चाहते हैं, ना नेहरू मॉडल को अपनाना चाहते हैं, वो तो अपना मॉडल बनाना चाहते हैं। और ये आज भारत की कंडीशन है। आज देखिए सब कुछ ऐसे बदला जा रहा है जैसे कि कुछ इसका महत्व ही नहीं था। यानी देखा जाए तो चीन ने गांधी मॉडल का प्रयोग किया, जिससे धीरे धीरे बड़े पैमाने पर उद्योग विकसित हो गए। देखिए अब चीन ने भारतीय मॉडल का इस्तेमाल किया, यानी गांधी मॉडल का चीनी लोगों ने जो है खूब प्रयोग किया। और आप उनकी अर्थव्यवस्था को देख सकते हो कि आज उनकी अर्थव्यवस्था जो है विश्व पावर जो है अमेरिका से जो है दो चार हाथ करने को तैयार है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के जो थिंकनर्स थे उनके विचारधारा दूसरे देशों ने अपनाया और तरक्की किया, लेकिन भारत में इन बातों का अनुसरण नहीं किया जाता है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने देखा है ऐसे बहुत से रूल गांधी विचारधारा के अंतर्गत आई है, लेकिन इसमें सफलता जो है कुछ भी प्राप्त नहीं हुई। चीन के हाथों की इस नीतियों को दो पैरों पर चलाने वाली नीति का नाम दिया गया। यानी चीन के लोगों ने इस नीति को, जो गांधी मॉडल उन्होंने अपनाया, उनको दो पैरों पर चलने वाली नीति का नाम दिया। और इस तरह दोनों मॉडल का जो है प्रयोग साथ साथ किया गया। देखिए गांधी मॉडल और जो है नेहरू मॉडल, चीन ने दोनों ही मॉडल को इस्तेमाल किया, इसलिए वहाँ के लोगों ने इसको जो है नीतियों को दो पैरों पर चलने वाली नीति का नाम दिया। और देखा जाए 1990 में एक बार फिर संकट की हालत पैदा हो गई थी। 1990 में एक बार फिर संकट की हालत पैदा हो गई और इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए रो मोहन विकास मॉडल अस्तित्व में आया। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि मोहन विकास मॉडल आखिर किस प्रकार की थी और इसमें क्या विशेष बातों को जो है अनुसरण किया गया था। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगला टॉपिक जो है रो मोहन मॉडल विकास मॉडल हम अगले टॉपिक में करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपको यहाँ पर जो है मॉडल समझ में आई, अच्छा लगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया, अगर आप दिल से तिरपान स्टडी सेंटर का मदद करना चाहते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चलो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए अपने मोबाइल में सेव करके, क्योंकि आपको पता ही है कि तिरपान स्टडी सेंटर समय समय के साथ आपके लिए बहुत कुछ करता है। और आपको पता है कि 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोचिए नहीं दोस्तों, विचार ना कीजिए, एक बार तिरपान स्टडी सेंटर पे आइएगा तो सदैव के लिए यहीं पे रह जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ आपके लिए है। तो सब्सक्राइब करके जो है आपको चैनल को सेव करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आपको समय रहते जो है नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा।